गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक विलेयता। आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विलेयता। विलेयता क्या चीज होती है? विलेयता का मतलब होता है किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर विलायक में निश्चित ताप पर विलायक में घुली हुई किसी निश्चित ताप पर विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ये कहने का मतलब ये हुआ विलेयता क्या होती है? सोलबिलिटी किस चीज को कहते हैं? कि किसी निश्चित ताप पर विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता। यानी अगर अपने पास हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में कि हमने क्या ले लिया, NaCl लिया। NaCl को हमने क्या किया, पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया। किसके अंदर? पानी के अंदर। ठीक है, तो NaCl जितना ज्यादा विलेय होगा, NaCl पानी के अंदर जितना ज्यादा क्या होगा, विलेय होगा। ठीक है, तो नमक अपने को दिखाई नहीं देता है। नमक पानी के अंदर क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। ये सॉरी, तो ये NaCl है वो पानी के अंदर घुलनशील हो जाता है, ये डिजोल्व हो जाता है। ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो कहने का मतलब यह इसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। विलेयता का मतलब होता है किसी निश्चित ताप पर विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है, और इस विलेयता में अपना सबसे पहला पॉइंट है, देखिएगा, ठोसों की दरों में विलेयता। सबसे पहला पॉइंट क्या अपना? सबसे पहला पॉइंट है 1 नंबर, ठोसों की दरों में विलेयता। ठोसों की दरों में विलेयता। ठोसों की दरों में विलेयता का मतलब क्या हुआ? ठोसों की दरों में विलेयता का मतलब ये हुआ कि कोई ठोस पदार्थ है, वह द्रव विलायक में विलेय है। वह द्रव विलायक में क्या है? विलेय है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ठोस पदार्थ है वो तो क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ। क्या हो जाएगा? विलेय। और यहाँ पर जो द्रव है वो अपने पास में क्या हो जाएगा? विलायक। क्या हो जाएगा? विलायक। तो कहने का मतलब कि जो ठोस पदार्थ विलेय पदार्थ है वो द्रव विलायक में क्या हो रहा है? घुलनशील हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? ठोसों की द्रव में विलेयता कहते हैं। भी ठोसों की द्रव में विलेयता का मतलब समझना पहले जरूरी है कि कोई ठोस पदार्थ यदि किसी द्रव के अंदर विलेय होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ठोसों की द्रव में विलेयता। तो ठोस पदार्थ किसका काम करता है? विलेय का। और द्रव किसका काम करता है? विलायक। तो कोई ठोस पदार्थ यदि किसी द्रव के अंदर घुलता है तो वह क्या बनाता है? विलयन बनाता है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि अपने पास में ग्लूकोज है, शुगर है। अगर ग्लूकोज को पानी के अंदर डालते हैं तो ग्लूकोज पानी के अंदर क्या हो जाती है? विलेय हो जाती है, अर्थात ग्लूकोज पानी के अंदर डिजोल्व हो रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठोसों को द्रव में विलेयता कहते हैं। तो ठोसों में विलेयता का मतलब है कि अगर हमने क्या कहा कि कोई भी ठोस यदि द्रव विलायक में क्या है? विलेय, तो ये क्या करता है? विलयन बनाता है। क्या बनाता है? विलयन। तो इसके लिए डेल्टा H एंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है? +- x किलो कैलोरी प्राप्त होती है। यानी ये हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी निश्चित तापमान पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुले हुए ठोस विलेय पदार्थ की मात्रा
क्या कहलाती है, गैसों की द्रव्य विलेयता कहलाती है। ठीक है, अब ये ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोसों की द्रव्य विलेयता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखिए, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन, किसकी विलेयता, ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ठोसों की द्रव में, ठोसों की द्रव में भी कोई भी ठोस पदार्थ उसको द्रव में हमने डिजोल्व किया तो उस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें कि प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। उसमें अगर हम बात करें, एक नंबर क्या है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। सबसे पहले क्या है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलेय तथा विलायक की क्या है, प्रकृति। और 2 नंबर किसका प्रभाव होता है, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। और तीसरा क्या होता है, दाब का प्रभाव, किसका होता है, दाब का प्रभाव। ठीक है जी, कहने का मतलब भी ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ठोसों को द्रव्य विलेयता, भी कोई भी ठोस पदार्थ है वो तो विलेय होता है और द्रव उसमें क्या होता है, विलायक। तो कहने का मतलब हमने द्रव को क्या किया है, विलायक के रूप में लिया है और ठोस को हमने किसके रूप में लिया है, विलेय के रूप में। तो किसी भी विलेय पदार्थ को द्रव के अंदर क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाती है, ठोसों की द्रव्य विलेयता। अब ये क्या कह रहा है कि यदि कोई ठोस पदार्थ है अगर किसी द्रव विलायक के अंदर घुल रहा है या वो उसके अंदर डिजोल्व हो रहा है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, भी ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो उसको इफेक्ट करेंगे यानी उसको प्रभावित करेंगे ताकि वो डिजोल्व नहीं हो। तो कहने का मतलब सबसे पहले क्या आता है, इसको प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। एक नंबर क्या है, विलेय प्लस में विलायक की प्रकृति। 2 नंबर क्या है, ताप का प्रभाव। और 3 नंबर क्या है, दाब का प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलेय और विलायक की प्रकृति। देखिएगा, विलेय व विलायक की प्रकृति। एक नंबर, विलेय व विलायक की प्रकृति, विलेय व विलायक की प्रकृति, विलेय व विलायक की प्रकृति। देखिए, विलेय तथा विलायक की प्रकृति का मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा है कि कोई भी विलेय पदार्थ, कोई भी विलेय पदार्थ चाहे वह ध्रुवीय हो और चाहे वह क्या हो, अध्रुवीय हो, चाहे वह ध्रुवीय हो चाहे वह क्या हो, अध्रुवीय, और चाहे विलायक क्या हो, विलायक, उसकी प्रकृति या तो क्या होनी चाहिए, ध्रुवीय, और या उसकी प्रकृति क्या होगी, अध्रुवीय होगी। क्या होगी, अध्रुवीय। तो कहने का मतलब हमने पढ़ा समान समान को बोलता है, ये प्रकृति हम जानते हैं। समान समान को बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो ध्रुवीय विलायक होता है ना, वो ध्रुवीय विलेय को ही क्या करता है, डिजोल्व करता है। जैसे अगर हम बात करें कि यदि आपके पास में NaCl है तो NaCl ही पानी के अंदर डिजोल्व होता है। NaCl, क्योंकि NaCl की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। ठीक है, और H2 की प्रकृति भी कैसी होती है, ध्रुवीय। इसी प्रकार हम बात करें HCl है, वो भी क्या होता है, जल के अंदर डिजोल्व होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समान समान को घोलता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि आपके पास में क्या है, एंथ्रासीन है, क्या आपके पास में एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन है वो बेंजीन के अंदर विलय होता है। एंथ्रासीन किसमें विलय होता है, बेंजीन में विलय होता है। इसके अलावा हम बात करें, सल्फर हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गई, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड हो गई,
ये सभी क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या होती है, डिजोल्व होती है। तो कहने का मतलब सभी का अपना अलग अलग विलायक होता है, तो वो उस विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। भी विलेय पदार्थ है और क्या है, विलायक है। तो विलेय पदार्थ भी क्या होना चाहिए, ध्रुवीय, और विलायक भी क्या होना चाहिए, ध्रुवीय, या फिर वो क्या होना चाहिए, अध्रुवीय प्रकृति का होना चाहिए। तो कहने का मतलब समान समान को बोलता है, यानी ध्रुवीय विलेय और ध्रुवीय विलायक ही एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं। या अध्रुवीय विलायक होता है वो क्या होगा, अध्रुवीय विलायक के अंदर ही क्या होगा, विलेय होगा। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि ये जो चीजें हैं वो किस पर डिपेंड करती है, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, क्लोरोफॉर्म पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो देखिएगा अब हमने पढ़ा, इसमें कहा कि कोई विलेय पदार्थ यदि किसी विलायक में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। यदि कोई विलेय पदार्थ किसी विलायक के अंदर घुल रहा है, इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विलेयकरण। क्या बोलते हैं इसको, विलेयकरण कहते हैं। यानी अगर कोई पदार्थ किसी के अंदर घुल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वह उसके अंदर विलय हो रहा है, यानी उसके अंदर घुल रहा है या वो डिजोल्व हो रहा है। जैसे हमने ग्लूकोज को पानी के अंदर डाला तो उसको हिलाते रहेंगे तो ग्लूकोज पानी के अंदर क्या होती रहेगी, डिजोल्व होती रहेगी। यानी जो ग्लूकोज है वो तो क्या होगी, विलेय पदार्थ, और विलेय पदार्थ को हमने जिसके अंदर घोला है पानी के अंदर, वह क्या हो जाएगा, विलायक। तो इस प्रकार से वह उसके अंदर क्या हो रहा है, विलयकरण हो रहा है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि विलेय पदार्थ है वो पृथक हो जाते हैं। विलेय पदार्थ है, जो विलेय पदार्थ होते हैं वो विलायक से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं या अलग चले जाते हैं। उस चीज को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टलीकरण। क्या कहते हैं उसको, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। भी किसी विलेय पदार्थ को विलायक के अंदर डाला और वह उसके अंदर क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, विलेयकरण। क्या बोलते हैं उसको, विलेयकरण। अगर यदि कोई विलेय पदार्थ किसी विलायक की क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है या उससे अलग हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, ताप का प्रभाव। देखिएगा ताप का प्रभाव। नेक्स्ट है ठोसों की द्रव्य विलेयता पर ताप का प्रभाव। देखिएगा दूसरा पॉइंट अपना, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि विलेयता है वो ताप से प्रभावित होती है। विलेयता ताप से क्या होती है, प्रभावित। विलेयता ताप से प्रभावित होती है। इस प्रभावित होने का मतलब रिएक्शन दो प्रकार की होती है। एक तो होता है ऊष्माक्षेपी। क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। और एक होता है ऊष्माशोषी। एक क्या होता है, ऊष्माशोषी। ये कहने का मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। यानी यह तो ऊर्जा क्या करती है, उत्सर्जित करती है, ठीक है, और यह क्या करती है, ऊर्जा को अवशोषित करती है। क्या करती है, ऊर्जा को अवशोषित करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी ताप बढ़ाने पर विलेयता में क्या होती है, या तो होती है वृद्धि और या फिर क्या होती है, कमी। यानी विलेयता में या तो कमी आएगी या फिर क्या होगी, वृद्धि। तो देखिएगा यदि कोई किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो उसमें ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, घटती है। जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्माक्षेपी होगी, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी। और यदि आप इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हो या ताप बढ़ाते हो तो विलेयता का क्या होगा, घटना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी का अपोजिट है कि यदि कोई ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और ऊर्जा को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, ऊर्जा को ले रही है, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। यानी कहने का मतलब उल्टा हो रहा है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकार की होगी, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। और यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी है और ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ऊष्माशोषी का मतलब होता है
इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनर्जी, एंड ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द एनर्जी। तो कहने का मतलब ऊष्माक्षेपी और क्या हो जाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर जो बढ़ती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी, और घटती उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो आपके पास में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, या हम बात करें लिथियम कार्बोनेट है। अगर हम यहाँ बात करें KCl हो गया, KNO3 हो गई, ठीक है, तो इसमें तो क्या होगा, उष्मा क्या हो जाएगी, शोषी, और ये क्या हो जाएगी, उष्मा क्षेपी। तो कहने का मतलब इसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, घटती है, और इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ये तो ऊर्जा क्या करती है, एक्सट्रैक्शन करती है, ऊर्जा को निकालती है, और ये क्या करती है, ऑब्जर्व ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा को ग्रहण करती है। तो इस प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कि ताप का प्रभाव पड़ने का मतलब क्या हुआ, कि ऊर्जा को ग्रहण करता है या ऊर्जा को त्यागता है, तो विलेयता बढ़ती है या फिर घटती है। यदि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकार की है तो विलेयता घटेगी, और यदि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी प्रकार की है तो विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ अपना तीसरा टॉपिक नेक्स्ट, दाब का प्रभाव। देखिए, दाब के प्रभाव की बात करें, तीसरा पॉइंट है अपना दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, अगर दाब के प्रभाव की बात करें, ठीक है, तो ठोसों की दरों में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोसों की दरों में विलेयता, ठोसों की दरों में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोसों की द्रव्य विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ठोस असंपीड्य होते हैं। ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठोस असंपीड्य होते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होगा ठोस असंपीड्य होते हैं तो इसके ठोसों पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कोई विकर्त नहीं आता, या इसकी आकृति कोई विकर्त नहीं होती है। तो ठोसों की द्रव विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि ठोसों की द्रव विलेयता क्या होती है। ठोसों की द्रव विलेयता प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो ठोसों की द्रव विलेयता प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा विलेय और विलय की प्रकृति, दूसरा हमने क्या पढ़ा, ताप का प्रभाव, और तीसरा हमने पढ़ा दाब का प्रभाव। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक की मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि पीछे के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े उसमें हमने एक चीज नहीं पढ़ी कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भी पीछे टॉपिक रह गया था, उसको मैं अभी उसको समझाना चाहता हूँ। देखिएगा कि वे भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था के मतलब समझ गए होंगे। भौतिक अवस्था मतलब क्या होता है, ठोस, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। भी जिसके अंदर हम बात करें कि जो विलायक होता है, क्या होता है, विलायक, वो क्या होता है, ठोस होता है। और जब विलायक क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है, द्रव। और जब विलायक क्या होता है, गैस। क्या होता है, विलायक, गैस। और इन तीनों के अंदर क्या हो जाएगा, विलय। क्या हो जाएगा, विलय। तो विलय 3 प्रकार से होगा। विलय क्या होगा, ठोस, द्रव और क्या होगा, गैस। ठीक है, तो ये तीनों किसके लिए हो जाएंगे, ठोस के लिए। फिर द्रव विलायक में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ठोस, फिर क्या आएगा, द्रव, और फिर क्या आएगा, गैस। ठीक है, और इसी प्रकार गैस के लिए भी क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ठोस, द्रव, और फिर क्या आएगा, गैस। तो कुल मिला के 9 प्रकार के विलय बनते। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। भी जब ठोस क्या है, विलायक है। ठोस क्या है, विलायक है। तो विलय इसमें 3 प्रकार के होंगे, ठोस होगा, द्रव भी होगा और गैस भी होगा। तो 3 प्रकार के क्या होंगे, विलय। और द्रव विलायक होगा तो उसमें 3 प्रकार के विलय होंगे, ठोस, द्रव और गैस।
और जब गैस क्या होगी, विलायक होगी, तो 3 प्रकार के विलय होंगे, ठोस, द्रव और क्या होगी, गैस। तो कुल मिला के 9 प्रकार के विलय बनते हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। अब 9 प्रकार के विलयन की बात करें तो 9 प्रकार के विलयन क्या है, देखिएगा कि वह पदार्थ जिसमें विलय ठोस, द्रव, गैस और विलायक क्या होता है, ठोस होता है, उसे क्या बोलते हैं, ठोस विलयन। अब बात करते हैं द्रव विलयन की, वह विलयन जिसमें विलायक तो द्रव लेकिन विलय ठोस, द्रव या गैस होता है, उसे क्या बोलते हैं, द्रव विलायक। और गैस ये विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलायक तो क्या होगी, गैस होगी, लेकिन विलय क्या होगा, ठोस, द्रव और गैस होगी, उसे क्या बोलते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। अब इसके आधार पर 9 प्रकार के विलयन बने। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। तो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, ठोस, द्रव और गैसीय विलयन। और उसमें 3 चीजें होंगी, विलायक 3 भागों में होगा, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के, 9 प्रकार के अवयवों का निर्माण होगा, या 9 प्रकार के विलयनों का निर्माण होगा। भी 3 तो ठोस में होंगे, 3 द्रव में और 3 क्या होंगे, गैस में। अगर हम बात करें वे ठोस तो विलय और ठोस ही विलायक, तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी मिश्रित धातु है, कोई मिश्रित धातु है, जैसे कॉपर प्लस में जिंक है, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, धातुएं हैं, ठोस अवस्था में है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ठोस तो क्या है, विलायक, ठीक है, और द्रव क्या है, विलय। कोई भी लिक्विड पदार्थ है वो ठोस के अंदर घुल रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब, या फिर कोई ठोस पदार्थ क्या है, विलायक, और गैस क्या है, विलय, तो वो उसके अंदर क्या होगी, डिजोल्व होगी, ठीक है। या फिर हम बात करें द्रव के लिए, भी द्रव है वो ठोस के अंदर विलय हो रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें भी कोई भी विलायक क्या है, द्रव और द्रव है, और द्रव और क्या है, गैस है, तो कहने का मतलब हम इस चीज को पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हमने बात की कोई भी ठोस विलायक है, उसके ऊपर क्या है, द्रव, ठीक है, तो हमने ये कहा कि सोडियम प्लस में क्या हो गया, अम्लगम, ठीक है। ठोस और गैस में क्या हो गया, ठोस का मतलब कोई भी प्लेडियम धातु है, उसके ऊपर H2 गैस क्या हो जाती है, अवशोषित, अधिशोषित हो जाती है। तो कहने का मतलब जब ठोस विलायक होगा तो विलय क्या हो रहा है, ठोस, तो मिश्रित धातु, ठीक है। अगर ठोस क्या है, विलायक है, और द्रव क्या है, विलय, तो कहने का मतलब सोडियम धातु, उसमें अम्लगम क्या हो जाएगा, पारा, ठीक है, तो क्या बनेगा, सोडियम अम्लगम। और यदि कोई ठोस विलायक है और द्रव क्या है और विलय क्या है, गैस है, तो कोई भी प्लेडियम धातु है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, अधिशोषित हो रही है। तो ये ठोस विलायक के 3 प्रकार के मिश्रित बन गए, यानी 3 प्रकार के विलयन। नेक्स्ट हम बात करें द्रव और विलायक की। अब द्रव विलायक में 3 प्रकार की होंगे कि द्रव के अंदर क्या मिलाएंगे, ठोस मिलाएंगे, या कुछ ठोस पदार्थ को द्रव के अंदर मिला रहे हैं। तो ठोस के ऊपर हमने क्या कहा, हमने कहा कि NaCl है, NaCl को हम किसके अंदर मिलाते हैं, द्रव के अंदर मिलाते हैं, ठीक है, तो NaCl है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। अगर हमने कहा कि द्रव विलायक है और द्रव है विलय पदार्थ है, तो हमने ये कहा कि एल्कोहल है उसको हमने पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, तो दोनों लिक्विड स्टेट में हो जाएगी। नेक्स्ट हमने कहा कि द्रव क्या है, विलायक है, और गैस क्या अपने पास में, विलय, तो हमने ये कहा कि सोडा जल होता है ना, सोडा जल, जैसे हमने कहा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसको हमने CO2 को उच्च दाब पर भरते हैं, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा अपने पास में सोडा जल। फिर हमने कहा कि अपने पास में गैस क्या है, विलायक है, और ठोस अपने पास में क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, तो हमने ये कहा कि क्लोरोफॉर्म होता है CH3Cl3, उस पर क्या कर दें, N2 गैस मिला दे, तो ये हो जाएगा ठोस, गैस। अब हम बात करें गैस और द्रव की, तो जल वाष्प की बात कर सकते हैं हम, किसकी बात कर सकते हैं, जल वाष्प की। अगर गैस और गैस की बात करें तो अपने पास में क्या आएगा, गैसों का मिश्रण। अब गैसों का मिश्रण का मतलब क्या हो गया, N2 प्लस में क्या है, O2। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 9 प्रकार के सॉल्यूशन का निर्माण होता है। ये 3 तो ठोस पदार्थ के, 3 द्रव की और 3 गैस के, और तीनों में विलय पदार्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, एक में ठोस होगा, एक में द्रव होगा और एक में क्या होगा, गैस। इस प्रकार से भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड किया और 3 प्रकार के सॉल्यूशन बने, और उन 3 पदार्थों को आगे डिवाइड किया तो 9 प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। धन्यवाद।